तो दोस्तों आज हम 2015 में रिलीज़ हुई मूवी एवरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फर्स्ट क्लाइंबर्स बने और अगले 40 सालों में कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स ने ही एवरेस्ट पर जाने की कोशिश की, जिनमें से 4 में की एक की मौत हो गई। जिसके बाद 1992 में रॉब हॉल नाम के एक शख्स ने एडवेंचर कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी खोली, जो न्यू क्लाइंबर्स को एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचाती थी। और रॉब अब तक 19 पर्वतारोही को एवरेस्ट के शिखर पर ले जा चुका है। अब हम स्टोरी में 1996 का एक सीन देखते हैं, जहां पर रॉब और उसकी टीम एक बार फिर एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रही है। जाने से पहले रॉब अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैं जल्दी ही घर लौट आऊँगा। जिसके बाद उसकी टीम न्यूजीलैंड से नेपाल की तरफ उड़ान भरती है और 30 मार्च 1996 को काठमांडू के एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ से बस से ये लोग होटल पहुँचते हैं, जहाँ पर रॉब अपनी टीम को कुछ ऐसा बताता है जिसे वो ऐड में नहीं छाप सकता। रॉब कहता है कि एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि जितनी ऊपर हवाई जहाज उड़ता है और इंसानी शरीर इतनी ऊंचाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए हमें एवरेस्ट के पीक पर पहुंचकर वापस लौटने में काफ़ी खतरा उठाना पड़ेगा। इस टीम में के कई क्लाइंबर्स ऐसे भी थे जो पहले भी कई चोटियाँ चढ़ चुके हैं। और फिर अगली सुबह सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर लूकला नाम की जगह पर रवाना होते हैं, जो कि 9,383 फीट की ऊंचाई पर है। और लूकला से आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था। और ये सब लोग नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं और नामचे बाज़ार नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन सब का क्लाइंबिंग परमिट चेक होता है। अब डग डिस्काउंट दिलाने के लिए रॉब को थैंक्स कहता है, क्योंकि रॉब की मदद के बिना वो यहाँ नहीं आ सकता था। दरअसल डग एक बार पहले भी एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो नाकामयाब रहा। बैक उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर शिखर पर पहुँच जाता। तब रॉब कहता है कि मैंने इसे वापस भेजा, क्योंकि लोगों को सिर्फ शिखर तक पहुँचाना हमारा काम नहीं है, बल्कि उन्हें सही सलामत नीचे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये लोग चलते चलते टैंक बोचे मॉनेस्ट्री पहुँच जाते हैं, जो लगभग 12,687 फीट पर बनी थी। यहाँ आकर सभी लोग धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं और आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। अब इनका अगला पड़ाव एवरेस्ट का बेस कैंप था, जो 17,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। यहाँ पहले से ही कई देशों के क्लाइंबर्स मौजूद थे, जो अलग अलग कंपनियों के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करने आए थे। अब रॉब यहाँ पर पहुँचकर हेलन से मिलता है, जो उसकी बेस कैंप मैनेजर है। हेलन उन सब का परिचय एक व्यक्ति से कराती है, जो अब तक 3 बार एवरेस्ट के शिखर पर जा चुका है, इसलिए वह उनके साथ रहकर गाइड का काम करेगा। अब हेलन सभी को टेंट में चलने के लिए कहती है और अब रॉब अपने एक परिचित गाइड से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जो इतने ठंडे मौसम में भी आराम से चिल कर रहा था। इसका नाम स्कॉट है, जो रॉब की तरह ही लोगों को एवरेस्ट चढ़ाने के लिए लाया है। और फिर डॉक्टर कैरोलिन यहाँ पर आने वाली सारी परेशानियों के बारे में बताती है। कैरोलिन कहती है कि अगर एवरेस्ट पर किसी चीज़ की कमी है तो वो ऑक्सीजन है, जिसकी कमी से क्लाइंबर्स को हाइपोथर्मिया हो जाता है। उन्हें बेवजह गुस्सा आता है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है और दिमाग में सूजन आ जाती है। इसलिए शरीर को यहाँ के मौसम के मुताबिक ढालना ज़रूरी है, जिसके लिए सभी लोग 1 महीने के लिए सिर्फ पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करेंगे। इस टीम के बीच में कुछ अनुभवी ट्रैकर्स भी होते हैं, जिनमें से यास कोलाम्बा पहले ही 6 चोटियों पर चढ़ चुकी है और एवरेस्ट उसकी 7वीं और आखिरी चढ़ाई है। बैक को भी पहाड़ चढ़ने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगली सुबह सब लोग कैंप 1 की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कई ऐसी खाइयों को पार करना पड़ता है, जिनकी गहराई का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। रॉब बताता है कि अब तक 19 लोग इन दरारों में गिरकर मर चुके हैं। अब सभी लोग कैंप 1 तक पहुंच जाते हैं, जो 19,500 फीट की ऊंचाई पर बना था। यहाँ पर रात भर आराम करने के बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और 23 अप्रैल की सुबह कैंप 2 तक पहुँच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 21,300 फीट थी। तभी रॉब देखता है कि डग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो उसे रात में ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोने की सलाह देता है। अगली सुबह फिर से सब लोग पहाड़ चढ़ने की शुरुआत करते हैं और 23,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही थी, इसलिए रॉब सभी को वापस लौटने के लिए कहता है। अब ये लोग नीचे आकर राहत की सांस लेते हैं और अपनी बारी का आने का इंतज़ार करते हैं।
क्योंकि खाई को पार करने के लिए इन्हें सीढ़ियों से बने रास्ते से गुजरना था। अब इंतजार करते करते सभी के हाथ ठंड से जमने लगते हैं। अब रॉब सबसे पहले बैग को भेजता है, लेकिन बर्फ के ढहने से रॉब काफी डर जाता है और डिसबैलेंस होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। लेकिन रस्सियों से बंधे होने की वजह से वो खाई में नहीं गिरता। उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे, इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकता था। उसके बाद रॉब वहाँ पर जाकर उसकी मदद करता है, लेकिन बैग गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें $65,000 इसलिए नहीं दिए हैं ताकि मैं लाइन में खड़े रहकर इंतजार करूं। ये बात रॉब को काफ़ी बुरी लगती है और जब सभी लोग कैंप में पहुंचते हैं तो वो स्कॉट से मिलने उसके टेंट में जाता है और कहता है कि हमें टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज जैसी लापरवाही दोबारा हो। इस पर रॉक कहता है कि हम दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। तुम लोगों को हाथ पकड़कर पहाड़ चढ़ाते हो और मेरा मानना है कि जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ सकते उन्हें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम कहते हो तो कल से हम टीम बनाकर ही आगे चढ़ेंगे, लेकिन इस टीम का चीफ गाइड मैं रहूंगा। रॉब हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है। अब अगली सुबह सभी क्लाइंबर्स अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं। स्कॉट उन्हें जरूरी और हल्का सामान पैक करने की सलाह देता है, क्योंकि शिखर पर 1 किलो की चीज 10 किलो की लगेगी। अब ऊपर जाने से पहले सभी लोग एक फोटोग्राफ खींचते हैं। तभी रॉब को उसकी पत्नी का फैक्स मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि जल्दी ही जैन एक लड़की को जन्म देने वाली है। उसके बाद रॉब सैटेलाइट फ़ोन से अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि हम अपनी बेटी का नाम सायरा रखेंगे, और उसे बताता है कि कल हम एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई करने वाले हैं और उम्मीद है कि 10 तारीख तक हम एवरेस्ट पे शिखर पर पहुंच जाएंगे। अब चढ़ाई शुरू करने से पहले सभी लोग प्रार्थना करते हैं और आगे की सफ़र की शुरुआत करते हैं। लेकिन कैंप 1 तक पहुँचते पहुँचते स्कॉट की टीम का एक बंदा बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद बाकी टीम मेंबर से कहता है कि मैं इसे बेस कैंप पहुंचाकर वापस आता हूँ, तब तक तुम लोग आगे बढ़ो। अब रॉब और उसकी टीम पहाड़ चढ़ना जारी रखती है और उसी समय बर्फ टूटने से उनका एक साथी लुढ़क कर पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रॉब उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। और रॉब कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। और अब ये लोग शाम होते होते कैंप 3 तक पहुँच जाते हैं, जो कि 24,000 फीट ऊंचा था। लेकिन अब मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही थी। उसके बाद रॉब स्कॉट से बात करता है। अभी कैंप 1 पर था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। रॉब उसे वहीं रुककर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि एक ही दिन में नीचे उतरना और चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन स्कॉट रुकने वाला नहीं था। वो खुद को इंजेक्शन लगाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी हेलन रॉब से बात करती है कि ऊपर का मौसम जल्दी ही बिगड़ने वाला है। उस पर रॉब कहता है कि यहाँ पर मौसम का कोई अनुमान नहीं होता, पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं। जिसके बाद सभी लोग टेंट्स के अंदर आराम करते हैं। अब अगली सुबह मौसम एकदम साफ हो जाता है और सभी लोग पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। इनका अगला पड़ाव 26,085 फीट पर था और यहाँ पहुंचकर रॉब देखता है कि मौसम काफी खराब था। ऐसे में आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है, इसलिए जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता सभी लोग यही रुकेंगे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगाकर सो जाते हैं। अब रात होते होते स्कॉट भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तभी रॉब अपने टेंट से बाहर आता है और देखता है कि तूफान अभी थम चुका है और मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन अभी रात के 12:30 बजे थे और रॉब कहता है कि चढ़ाई करने का यही सबसे अच्छा मौका है। हम रात में ही चढ़ाई शुरू करेंगे ताकि कल 2 बजे तक शिखर पर पहुंचकर वापस लौट सके। और ये लोग चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब चढ़ाई करते करते इन्हें सुबह के 4:30 बज जाते हैं और ये लोग द बालकनी नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जो 27,600 फीट ऊंची थी। यहाँ पहुंचकर बैग की तबीयत खराब हो जाती है और उसे आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी रॉब कहता है कि हमारे शेरपास तुम्हें नीचे ले जाएंगे, लेकिन बैग शिखर के इतने नज़दीक पहुँचकर वापस नहीं जाना चाहता था। फिर रॉब कहता है कि अगर तुम आधे घंटे में ठीक हो जाओ तो चढ़ाई शुरू कर देना, वरना तुम्हें अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म करना होगा। जिसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। वहीं कुछ लोग दक्षिणी शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए रस्सियाँ बंधी हुई नहीं थी। अब ये लोग वहाँ पर रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं। वहीं रॉब डग और बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी टीम के 3 लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि शिखर तक पहुँचने के लिए उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची थी और रस्सियाँ बंधी हुई ना होने के कारण हिलेरी स्टेप पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी।
ये लोग जब नीचे आ रहे होते हैं तभी इन्हें बैक मिलता है और ये लोग उसे अपने साथ बेस कैंप चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बैक उनके साथ नहीं जाता और कहता है कि मैं रॉब के आने का इंतजार करूंगा। अब इन लोगों को हिलेरी स्टेशन पर फंसे हुए 1 घंटा बीत जाता है और जल्दी ही रस्सियां नहीं बंधी तो शिखर से पहुंचने से पहले ही सबकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तभी टोली और नीर ऊपर जाकर रस्सियां बांधते हैं, जिसके बाद सभी लोग फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। उधर स्कॉट अकेले ही लगातार ऊपर बढ़ रहा था। वही सबसे आगे चलने वाली टोली दोपहर 1:14 पर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाती है और उसके बाद रॉब की टीम भी 2 बजे तक शिखर पर पहुंच जाती है और यासुको से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपना 7वां शिखर भी पूरा कर लिया। अब वह बेस कैंप पर हेलन से बात करता है और बताता है कि हम लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर बेस कैंप पर मौजूद सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। तभी स्कॉट भी शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लगातार चलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रॉब स्कॉट से डक के बारे में पूछता है। वो बताता है कि डक अभी बहुत नीचे है, जिसके बाद ये लोग शिखर से वापस लौटने लगते हैं। अब रास्ते में इन्हें डग मिलता है और रॉब कहता है कि डग अब वापस चलो, क्योंकि शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है और डग किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था और कहता है कि शिखर पर पहुंचने के लिए ये मेरा आखिरी मौका है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। अब रॉब इंसानियत के नाते उसे शिखर पर ले जाने के लिए मान जाता है और स्कॉट को शेरपा के साथ नीचे भेज देता है। वही दूसरी तरफ बैग ठंड से जम चुका था और माइक और बाकी के सारे लोग बैग को अपने साथ नीचे ले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉब डग को लेकर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो अपने बच्चों के लिए तस्वीरें खींचता है। तभी गाइड बेस कैंप पर हेलन से बात करता है और बताता है कि रॉब अभी तक वापस नहीं लौटा है, जबकि उन्हें 2 बजे तक वापस लौट आना चाहिए था। हेलन देखती है कि पहाड़ों के ऊपर घने बादल आ रहे हैं, जिसके बाद वह रॉब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता। वही रॉब डग को किसी तरह से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की ही ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। वही भयंकर बर्फीला तूफान भी यहाँ आ जाता है। अब रॉब बेस कैंप से कांटेक्ट करता है और जल्द ही यहाँ पर मदद भेजने के लिए कहता है, वरना वो बिना ऑक्सीजन के डग को नीचे नहीं ला पाएगा। लेकिन उसकी टीम के सभी लोग नीचे जा चुके थे। तभी हेरोल्ड रॉब की मदद करने के लिए आगे आ जाता है। स्कॉट भी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से चल नहीं पाता और अपने साथी से कहता है कि तुम नीचे जाकर किसी को ऑक्सीजन लेकर भेजो। अब रॉब डग को रस्सी से बांधकर पहाड़ से नीचे उतारने की कोशिश करता है और रॉब डग से कहता है कि मैं ऑक्सीजन लेने नीचे जा रहा हूँ, तब तक तुम यही रुककर मेरा इंतजार करो। लेकिन डग को हाइपोक्सिया हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो रॉब के पीछे आने लगता है और तभी पहाड़ से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो क्लाइंबर्स नीचे उतर रहे थे, वो लोग धुंध की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और पहाड़ से फिसलते हुए नीचे गिरते हैं। तभी हेरोल्ड ऑक्सीजन लेकर रॉब के पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंड से ऑक्सीजन की बोतल जम चुकी थी और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुलती। वही जो क्लाइंबर्स पहाड़ से नीचे गिरे थे, उनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ चलकर कैंप 4 तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद 2 लोग ऑक्सीजन लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं और उनमें से 2 लोगों को बचाकर कैंप तक ले आते हैं। लेकिन बैक और यासुको अभी भी वहीं पर फंसे हुए थे। इधर रॉब जब सो जाता है तो हेराल्ड को भ्रम हो जाता है कि उसे गर्मी लग रही है और जैसे ही वो अपनी जैकेट निकालता है तो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वही बेस कैंप पर हेलन और बाकी लोग रॉब से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक रॉब का कुछ भी पता नहीं था। तभी रेडियो पर रॉब की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि मेरे हाथ पांव पूरी तरह से जम चुके हैं, तुम लोग जल्दी से यहाँ पर किसी को मदद के लिए भेजो, वरना मैं बच नहीं पाऊँगा। गाय कहता है कि मैं तुम्हारे पास किसी को ऑक्सीजन और चाय लेकर भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें किसी तरह से नीचे आने की कोशिश करनी होगी। अब गाय रॉब का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी जैन का फ़ोन कनेक्ट करते हैं। जैन कहती है कि रॉब, मैं जानती हूँ कि तुम मुसीबत में हो, लेकिन तुम्हें हमारे बच्चे के लिए चलते रहना होगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। जल्द ही कुछ लोग तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जैन से बातें करने के बाद रॉब किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वही जैक बेस कैंप पर कॉल करके बताता है कि बैक और यासुको अब नहीं रहे, ठंड से जमकर उनकी मौत हो चुकी है। तभी हम उन लोगों के देखते हैं जो रॉब की मदद करने के लिए ऊपर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां भारी तूफान का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो लोग और आगे नहीं जा पाते। जैन फिर से हेलन को फ़ोन करती है
और पूछती है कि रॉब अब कहाँ है, और हेलन उसे बताती है कि वो अभी भी ऊपर फंसा हुआ है। हमने जिन लोगों को मदद के लिए ऊपर भेजा था वो लोग तूफान की वजह से आगे नहीं जा पाए, इसलिए रॉब को एक और रात शिखर पर ही बितानी होगी। ये सुनकर जैन को बहुत दुख होता है और वह एक बार फिर से रॉब से बात करती है, और अब रॉब उससे कहता है कि जैन, शायद मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया है। मुझे दुख है कि मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम अपना और सायरा का ध्यान रखना। इतना कहकर रॉब चुप हो जाता है। तभी हम बैग को देखते हैं, जिसे पता नहीं कैसे होश आ जाता है और वह लड़खड़ाते कदमों से कैंप की तरफ जाने लगता है। कैंप 4 पर रुके हुए लोग जब बैग को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद माइक बेस कैंप पर हेलन को फोन करके बताता है कि बैग अभी भी जिंदा है और हम लोग उसे बेस कैंप पर लेकर आ रहे हैं। अब हेलन बैग की पत्नी को फोन करके बताती है कि बैग अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वह अमेरिकन एम्बेसी से फोन लगाती है और उन्हें बैग को वहां से रेस्क्यू करने के लिए फोर्स करती है। वही वो लोग बैग को लेकर कैंप 2 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ हवा का दबाव बहुत कम था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में काफी दिक्कत आती है। लेकिन नेपाल आर्मी के मदन खतरा किसी तरह से हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं, जिसके बाद बैग को यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है और बाकी सब लोग भी बेस कैंप वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बैग ठीक होकर घर वापस आ गया है और वह अपनी पत्नी से मिलता है, लेकिन इस हादसे में वह अपनी नाक और दोनों हाथ गंवा देता है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि रॉब, स्कॉट, हेरोल्ड, डग और यासुको, ये पांचों लोग हमेशा के लिए हिमालय की गोद में सो जाते हैं और उन सभी लोगों की बॉडीज भी शिखर पर ही रह जाती है। लेकिन जैन अभी भी एयरपोर्ट पर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अब 1996 में उसे एक बेटी होती है जिसका नाम वह सेरा रखती है, और इसी के साथ यह सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।